हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूल्य स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी थर्ड बुक जो है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 2, इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो कि पहला चैप्टर है आंकड़े, स्रोत एवं संकलन। इसमें आंकड़े के बारे में देखना था, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला कि एक संख्या अथवा लक्षण जो कि मापन को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है। इसमें बताना कि एक संख्या या फिर कोई एक लक्षण हो जो कि मापन को प्रदर्शित करता है, तो उसे आंकड़े कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एकल आधार सामग्री एकमात्र माप है, किसका माप है। तो इसका आंसर होगा वास्तविक संसार का माप है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया था इसमें कि एक मिलान चिन्ह में फोर एंड क्रॉस फिक्स द्वारा समूहीकरण को कहा जाता है। इसमें बताना कि फोर एंड क्रॉस विधि जो होता था उसी के बारे में। तो इसका आंसर होगा फोर एंड क्रॉस विधि, और इसे हिंदी में ही मिलान चिन्ह कहा जाता था। तो इसका क और ख दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि औजायो एक विधि है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन साधारण आवृत्ति मापी जाती है, संचयी आवृत्ति मापी जाती है, साधारण आवृत्ति अंकित की जाती है, संचयी आवृत्ति अंकित की जाती है। तो इसका आंसर है संचयी आवृत्ति मापी जाती है। लास्ट इसमें पांचवा क्वेश्चन है कि यदि वर्ग के दोनों अंत आवृत्ति समूह के लिए समूह में लिए गए हो तो उसे क्या कहेंगे। इसमें बताना है कि यदि वर्ग के दोनों अंत आवृत्ति समूह में लिया गया है तो उसे क्या कहेंगे। बहिष्कार विधि, समावेश विधि, चिन्ह विधि या सांख्यिकी विधि। तो यहाँ टेबल लगा दिए हैं। देखिए यह वर्ग है, इसमें 0 से 9 है, 9 से 10 है, फिर 0 से 9 है, 10 से 19 है, फिर 20 से 29 है, इस तरह बढ़ते गया। तो इसमें देखें जो है 0 और 9 दोनों को लिया गया है। इस टेबल में देखें तो 0 से 10 है, दूसरे में है 10 से 20। तो इसमें 10 दो बार आया, इसमें लेकिन एक ही बार था। तो यह कहलाता है समावेशी विधि और यह कहलाता है बहिष्कार विधि। यह जो टेबल है इसे, तो इसका आंसर होगा ख नंबर। समावेश विधि में दोनों अंत बिंदु को लिया जाता है, जैसे कि 0 और 9 को, 10 और 19 को, इस टाइप का। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। इसमें पहला कि आंकड़ा और सूचना के बीच अंतर बताना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं। तीसरा एक तालिका में पद टिप्पणी से क्या लाभ है। चौथा आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से आपका क्या तात्पर्य है। और अगला पांचवा द्वितीय आंकड़े के 5 स्रोत बताइए। और अगला आवृत्ति वर्गीकरण की अपवर्ती विधि क्या है। तो पहला इसमें देखते हैं आंकड़ा और सूचना के बीच अंतर बताना। तो आंकड़ा जो होता है वह सूचना, संख्यात्मक सूचना को आंकड़ा कहा जाता है। यानी कि सूचना संख्यात्मक हो तो आंकड़ा कहलाता है, लेकिन प्रत्येक सूचना जो है संख्यात्मक हो या जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सूचना जो है वो गुणात्मक भी हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है, विवरणात्मक हो सकता है। तो यही अंतर है दोनों में। सेकंड क्वेश्चन था कि आंकड़ों से आप क्या समझते हैं या फिर आंकड़े क्या है। तो भौगोलिक परिघटना, मानवीय क्रिया और उनके बीच अंतर संबंधों का संख्यात्मक या फिर मात्रात्मक जो माप करता है वही आंकड़ा कहलाता है। दूसरे शब्दों में संख्यात्मक सूचना जो होती है उसे ही आंकड़ा कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन था कि एक तालिका में पाद टिप्पणी से क्या लाभ है। तो किसी भी तालिका के नीचे जो है तालिका में प्रयुक्त आंकड़ों से संबंधित आवश्यक सूचना दिखाने के लिए, जैसे कि फुटनोट कहा जाता है, तो एक स्टार का चिन्ह दिखाया जाता है और उसे चिन्ह लगाकर एक तालिका में टिप्पणी की सूचना दी जाती है, जानकारी। फोर्थ क्वेश्चन है कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत से आपका क्या तात्पर्य है। तो जो आंकड़े पहली बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी संस्था या फिर संगठन द्वारा एकत्र किया जाता है उसे ही प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। यह मौलिक आंकड़े होते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो वह द्वितीयक आंकड़ों के 5 स्रोत बताइए। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं। तो जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अर्ध प्रकाशित साधनों से प्राप्त किए जाते हैं उसे ही द्वितीयक आंकड़ा कहा जाता है, जैसे कि सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र, पत्रिका, गैर प्रलेख आदि द्वारा। तो यही 5-6 हो गए, सरकारी, अर्ध सरकारी, ये सब लिख देना इसमें। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति वर्गीकरण की अपवर्ती विधि क्या है। तो इसमें अपवर्ती विधि बताना है। तो
आवृत्ति वर्गीकरण क्या फर्जी विधि में जो है एक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। जैसे कि 10 से 20 में वर्ग की उच्च सीमा 20 है, यहाँ देख सकते हैं 10 से 20 में 20 है, लेकिन अगले वर्ग 20 से 30 में देखिए यहाँ जो 20 है वह निम्न सीमा आ जाती है। तो अतः 20 को जो है निम्न सीमा पर प्रदर्शित किया जाता है, ना कि उच्च सीमा पर, इसलिए इस विधि को फर्जी विधि कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन था लास्ट इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 125 शब्दों में देने। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण की चर्चा कीजिए जहाँ से द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं, पहला सरकारी संस्थान से एकत्र किए जा सकते हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा अर्ध सरकारी संस्थान से किए जा सकते हैं। इसमें तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा किया जा सकता है एकत्र, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित आवधिक प्रकाशन के द्वारा भी द्वितीयक आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि सूचकांक का क्या महत्व है। यहाँ देख सकते हैं सूचकांक का क्या महत्व है, और सूचकांक की परिकलन की प्रक्रिया को बताने के लिए जो है एक उदाहरण लीजिए और उस परिवर्तन को दिखाइए। तो इसका आंसर देखिए, सूचकांक जो है क्या है वो देख लेते हैं। तो इसे इंडेक्स कहा जाता है अंग्रेजी में। तो सूचकांक जो है वह सांख्यिकीय माप होता है जो कि चारों चरों परिवर्ती मूल्यों से संबंधित समूह के परिवर्तन को दर्शाता है, और इसका उपयोग जो है लागत और मात्रा में आए परिवर्तन को दिखाने के लिए किया जाता है, और आर्थिक नीति निर्धारण में भी सूचकांक की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए इसमें कुछ पॉइंट तो है। प्रमुख प्रचलित सूचकांक जो है वह है मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, थोक कीमत सूचकांक WPI, उपभोक्ता कीमत सूचकांक CPI, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अगला इसमें कि सूचकांक के परिकलन के लिए जो है साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है। सूचकांक का फॉर्मूला होता है जो है सिग्मा, या सिग्मा का साइन होता है इस टाइप का, Q1 बटा सिग्मा Q0 इंटू 100। इसमें जो सिग्मा है वह जोड़ होता है योगफल Q1, यानी कि Q1 का योगफल और Q0, और 100 से गुना किया जाता ताकि यह प्रतिशत में है। तो यह सिग्मा Q1 जो है वह वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योगफल, और Q0 जो है सिग्मा वह आधार वर्ष के उत्पादन का योगफल। तो यहाँ उत्पादन तालिका 1 है, मिलियन टन में दिया गया। ए में उत्पादन हो रहा है 10, 8, 12, 2.5। इसका योगफल होता है सिग्मा Q0 या आधार वर्ष है 32.5 टन मिलियन टन। बी में उत्पादन किया जा रहा है 12, 10, 14, 6.2। तो इसका सिग्मा Q1 अगर देखें तो 42.2 है। सी में है 13, 12, 16, 12.1 उत्पादन हो रहा है मिलियन टन में। इसका कुल योग 53.7 होता है मिलियन टन। और डी में जो उत्पादन हो रहा है वह हो रहा है 18, 15, 20, 14.4, और कुल योगफल इसका होता है 67.4। तो इसका हल करें हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका हल है। ए में देखें सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला है सभी का सेम है, ABCD का सिग्मा Q1 बटा सिग्मा Q0। तो सिग्मा Q1 32.5 था बटा सिग्मा Q0, तो वो भी उतना ही है 32.5। तो इसको 1 आ जाएगा, और 100 से गुना करने पर 100 आता है। दूसरा बी बिंदु में जाए तो सिग्मा Q1 जो है वह 42.2 था वर्तमान वर्ष, और Q0 जो है वह 32.5 ही है पहले से। तो इसे 100 से गुना करने और डिवाइड करने के बाद यह 130 आता है। इस तरह से सी नंबर में निकालना है, तो इसका हो जाता है 53.7 बट्टा 32.5 इंटू 100, तो यह 165 आता है। और डी नंबर में देखें तो 67.4 बट्टा 32.5 इंटू 100, तो यह 207 आंसर आता है मिलियन टन। तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ, सबसे पहले 100 टन था, सूचकांक 100 था, उसके बाद 130 हुआ, 165 हुआ, फिर 207 हुआ। तो इतना यह परिवर्तन को दर्शाता है सूचकांक। तो यह चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कमेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अधिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। और इसका नोट्स वीडियो भी अपलोड किया गया, उसे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।